हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए मित्र, शाम का 6:30 बज चुका है और हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आप समझते हैं कि हमारी जो क्लास होती है वो कुछ दिनों से हो नहीं पा रही थी। ना होने के पीछे रीज़न हमारे बहुत सारे हैं जो हम आपको बता नहीं सकते कि हाँ किस रीज़न से क्लास नहीं हुई। इसका प्रमाण हम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल इशू है। आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू प्रयास किया गया कि क्लास चल सके लेकिन नहीं चल पाई। लेकिन आज आपके सामने क्लास चलने लगी है, तो आपके साथ जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी हमारे पुराने हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। उन्हें देखो, ऐसा नहीं होता है कि यार तुम ये सोच रहे हो कि चलो टीचर पढ़ा रहा, पढ़ लिया, उठा के ख़त्म कर दिया। नहीं यार, उससे टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा बच्चा भी है जिसे हमारी क्लासें पसंद हैं, है कि नहीं। कहीं ना कहीं ये भी रिव्यू यूट्यूब वाला लेता है टीचर का, ठीक है ना, समझ के बात को। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्लास की, और एक कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन सेशन की स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हम लोगों ने अंत किया था वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सभी लोग आंसर देते रहें। आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है तो हम आपके क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाएंगे, मतलब आंसर नहीं दे पाएंगे। आप आंसर देते रहिएगा और हम अपनी क्लास चलाते रहेंगे, है मेरे भाई। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्लास की शुरुआत करते हैं यहीं आगे से। देखिए, क्वेश्चन हमने यहीं पर छोड़ा था और यहाँ से आपको बताना था क्या मेरे भाई, आपको क्वेश्चन ये बताना था कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है। तो याद रखो, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है ये आपकी बंगलुरु में। कहाँ है मेरे भाई? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो आपकी बंगलुरु शहर में स्थित है। और बंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर, इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, शहर कहा जाता है। इसके अलावा इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं, इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो याद रखो सिलिकॉन वैली भी आपके यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखो बंगलुरु में। लेकिन अगर आपसे ये कहे साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे ये कहे साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो याद रखो मेरे भाई, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए जो साइलेंट वैली है ना ये आपके केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। और इसी साइलेंट वैली पर भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है, जैव विविधता आपकी पाई जाती है। अगर आपसे कहे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रखो कहाँ पाई जाती है मेरे भाई, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजन वर्षा वन में। अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। समझ गए इस बात को मेरे भाई? ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है,
तो याद रखो मेरे भाई, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जबकि अगर आपसे कहे 22 मार्च को क्या मनाते हैं और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं मेरे भाई, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो ध्यान से सुनना। 22 मई को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, ये जल दिवस मनाया जाता है। और जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है। अगर आपसे ये कहें कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, बता दो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन पहला कहाँ पर हुआ था, पहला कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको बताना मेरे भाई। तो याद रखो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो याद रखो ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है, तो याद रखो मेरे भाई ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ये आपका स्थित है। ठीक है, समझ के अब आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहा यह जाता है, देखिए जरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेसिलिका ऑफ जीसस किस स्थान पर स्थित है। कह रहा कि बेसिलिका ऑफ जीसस किस स्थान पर स्थित है, मुंबई में, गोवा में, शिमला में, कोच्चि में, बताओ। कमेंट करें और इसका आंसर दे के कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करें सभी के सभी लोग कि कहाँ पर ये आपकी स्थित है मेरे भाई। चलिए ध्यान से सुनिए जरा। कह रहे हैं बेसिलिका ऑफ जीसस जो है वो आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। याद रखिए आपसे ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी आपसे पूछता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है मेरे भाई, ग्रीष्मकालीन कैपिटल या राजधानी क्या है। अगर आपसे ये कहे कि शीतकालीन राजधानी क्या है, तो याद रखिए शीतकालीन जो राजधानी है ये आपकी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा शीतकालीन अगर राजधानी पूछता है तो याद रखिए शीतकालीन जो राजधानी होती है इसकी वो ग्रीष्मकालीन तो शिमला है मेरे भाई, शिमला इसकी क्या है, ग्रीष्मकालीन है। और धर्मशाला क्या है, धर्मशाला इसकी हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी। समझ के बात को। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा रही हैं, इसके बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा। बताइए जरा दहर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है मेरे भाई। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो याद रखो उत्तराखंड ने अपनी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है जिसे गैरसैंण के नाम से जानते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, गैरसैंण। जबकि इसने शीतकालीन राजधानी जो है, इसकी शीतकालीन राजधानी जो है इसने क्या बनाई है, तो याद रखिए शीतकालीन राजधानी जो है वो आपकी क्या है मेरे भाई, शीतकालीन राजधानी जो है वो इसकी देहरादून है। देहरादून जो है वो इसकी शीतकालीन राजधानी है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी इसने अपनी क्या बनाई है, गैरसैंण इसने अपनी राजधानी बनाई है। ठीक।
ठीक है मेरे भाई, समझ गए बात को? समझ गए तो अब आगे चलो ज़रा। मुंबई को आर्थिक राजधानी कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो याद रखो भारत की आर्थिक राजधानी हम इसी को कहते हैं मेरा भाई, आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। और कहता है कि गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया था? बताओ ज़रा, गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा कब आज़ाद किया गया था? कब आज़ाद किया गया, ये आपसे पूछा था मेरे भाई। तो याद रखो पुर्तगालियों के द्वारा आपके गोवा को कब आज़ाद किया गया था, ये आपको बताना। तो याद रखिएगा 1761 में इन्होंने गोवा को पुर्तगालियों ने आज़ाद किया था। अरे 1961, 1761 नहीं, 1961 में इन्होंने आज़ाद किया था। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद और संविधान लागू हो जाने के बाद इन्होंने ये आपका पुर्तगालियों के द्वारा गोवा छोड़ा गया था, क्योंकि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाली जो शक्ति थी वो पुर्तगाली थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत सबसे पहले आने वाले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, जाने वाली शक्ति कौन सी है? जाने वाली शक्ति कौन सी है मेरे भाई? तो याद रखो सबसे बाद में जाने वाली जो शक्ति है वो, इस शक्ति का नाम था पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। कब आए थे? तो आपको पता होगा कि पहला यात्री वास्को डी गामा भारत आया था, वो पुर्तगाली ही था। तो याद रखो पहला पुर्तगाली जो था इसका नाम था वास्को डी गामा। और ये आप जानते हैं कि इसने भारत की जलमार्ग की खोज की थी और 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। इसने भारत के जलमार्ग की खोज की थी। जलमार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति जो था वो वास्को डी गामा था मेरे भाई। ठीक है ना, समझ गए बात को? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। लेकिन जितने भी नए स्टूडेंट हैं इनका पहला काम यही है कि चैनल को लाइक कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको चीज़ें कैसी पढ़ाई जाती हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। चलिए मेरे भाई, 19 के बाद बात करेंगे हम लोग 20 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा 20 नंबर, कह रहा है भारत में एगमार्क एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? जो एगमार्क एक्ट होता है इसको कब लागू किया गया था? तो याद रखो एगमार्क एक्ट, तुम्हारी क्लास में चलेगा। याद रखो एगमार्क एक्ट जो है वो आपके किस वर्ष लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए, कह रहे हैं कि भारत में एगमार्क एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? तो कह रहे हैं 1937 में, 1973 में, 1948 में, 1949 में। एगमार्क लगता किस पर है ये बताओ जरा पहले। कहते हैं एक आता है एगमार्क, एगमार्क किस पर लगाया जाता है? इसके बाद में एक पूछता है इकोमार्क, इकोमार्क किस पर लगता है? एक आपसे पूछता है हॉलमार्क, एक आपसे पूछता है हॉलमार्क, ये किस पर लगाया जाता है आपको बताना है। तो आप ये तो जानते हैं पूरी तरह से कि हॉलमार्क सोने की शुद्धता पर लगाया जाता है। सोने की शुद्धता पर, सोने की शुद्धता पर
शुद्धता पर हॉलमार्क लगाया जाता है। याद रखो 24 कैरेट सोना जो होता है, 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है, 100% शुद्ध सोना होता है। कैसा होता है? 100% शुद्ध सोना होता है मेरे भाई। समझ गए? अब दोनों ध्यान से, अगर आपसे ये कह दें, ये तो 100% सोने की बात, एक क्वेश्चन आता है कि 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोना में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो याद रखो 75% शुद्ध सोना होता है मेरे भाई। शुद्ध सोना 75% पाया जाता है। कहाँ पर? 18 कैरेट में। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार आपके पेपर में आया है कि 18 कैरेट जो सोना है उसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो याद रखो 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। समझ गए मेरे भाई? आगे सुनो, इको मार्क किस पर लगाया जाता है? तो याद रखो इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों पर, अनुकूल जो भी पदार्थ या वस्तुएं होंगी उनके ऊपर लगाया जाता है। एग मार्क किस पर लगता है? तो याद रखो एग मार्क जो लगता है वो कृषि उत्पादों पर लगता है। कृषि जो उत्पाद होते हैं उत्पादों पर लगाया जाता है, उत्पादों पर लगाया जाता है। तो याद रखो कृषि उत्पादों पर जो लगाया जाता है उसे एग मार्क कहते हैं, जबकि इको मार्क किसे कहते हैं? जो पर्यावरण के अनुकूल होता है उस पर लगता है। और हॉल मार्क किस पर लगता है? तो जो सोने की शुद्धता होती है उस पर लगता है। एक क्वेश्चन ये 18% वाला बहुत आता है, कहता 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो 75%। ये 3-4 बार एसएससी पूछ चुका है, रेलवे तो पूछ ही चुका है, और अभी पैट के पेपर में भी आया था, यूपी पैट का जो हुआ था। अब आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? तो याद रखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, जिसे आप सभी जानते हैं। ऐसा क्यों 5 जून को ही क्यों मनाने बैठ जाते हैं? तो याद रखो क्योंकि 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था मेरा भाई। समझ गए ना? तो पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन आपके 5 जून 1972 को हुआ था। इसीलिए हम 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगे। लेकिन याद रखिए, आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो याद रखो कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अधिनियम जो है वो आपका पारित किया गया, कब किया गया? तो याद रखो मेरे भाई, ये 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। समझ गए बात को? तो सॉरी, गलत लगा दिया मैं, 1986 में पारित किया गया था। 1986 में इसे पारित किया गया था, ठीक है। 72 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है मेरे भाई। आगे चला जाए, 1973 में जो था वो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। क्या हुआ था? तो याद रखो जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 1973 में, ठीक है। और 1949 में क्या हुआ था? तो याद रखो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है मेरे भाई, ये राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1949 में किया गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
इस बात को समझ गए कि नहीं? तो याद रखो इसका आंसर क्या होगा एक मार्क का। तो एक मार्क का आंसर है 1937 मेरे भाई। तो 1937 इसका सही है। एग मार्क जो है वो एक्ट कब लगाया गया? 1937 में एग मार्क एक्ट को लागू किया गया था। आगे चलें हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं और 20 का क्या आंसर है इसको बताना आपको। देखिए जरा, कह रहे हैं कि ईरानी भाषा के ग्रंथ, यहाँ पर ग्रंथ का नाम लिखना है कि ईरानी भाषा का कौन सा ग्रंथ है की तुलना भारतीय ग्रंथ से की जाती है। देखिए कह रहे हैं कि ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है और इस ईरानी भाषा के ग्रंथ की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है। भारत के किस ग्रंथ से तुलना की जाती है ये बताना। कह रहे हैं कि अवेस्ता से, बाइबल से, या जय संहिता से, या कुरान से। बताओ, आपको ये बताना है कि किससे की जाती है। जल्दी से कमेंट करो और आंसर बताओ मेरे भाई। ईरानी भाषा का ग्रंथ जो है आप जानते होंगे, हो सकता है कि आपकी उर्दू भाषा का जो ग्रंथ है मेरे भाई, उर्दू भाषा का ग्रंथ जो है वो कुरान है मेरे भाई। क्या है? कुरान। इसके अलावा जैन अवस्था जो है ना, बाइबल किसका होता है? बाइबल वो होते हैं, क्या नाम उनका यार, चर्च वगैरह होता है जिसका, क्या कहते हैं, ईसाई। ईसाइयों की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ईसाइयों की जो ग्रंथ, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक क्या मानते हैं मेरे भाई? तो याद रखो हम बाइबल को मानते हैं। इसके अलावा जो जैन अवस्था है ये आपकी क्या होती है? अरे यार क्या कहते हैं उनका है ये ग्रंथ, याद नहीं आ रहा। जैन अवस्था किसका ग्रंथ बताते हैं अभी। और जय संहिता जो है वो आपके महाभारत का फारसी में अनुवाद है। महाभारत का फारसी जो अनुवाद होता है, फारसी अनुवाद को ही हमने क्या कहा था मेरे भाई? फारसी अनुवाद को जय संहिता के नाम से ही जाना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जय संहिता हो जाएगा। ये जो किया गया था वो आपके याद रखो अकबर के समय किया गया था। अकबर के समय फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। किसके समय किया गया था? अकबर के समय फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। 21 के बाद बात करेंगे 20 नंबर पर। सुनिए जरा, एक क्वेश्चन कहा जाता है 22 नंबर कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे माना जाता है। कह रहे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के नाम से किसे जानते हैं। विश्वासघाती का मतलब होता है जो विश्वासघात कर दे, मतलब आपने उम्मीद जताई थी और वो उसके अपोजिट काम कर दे, उसी को विश्वासघात कहते हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा कोई मित्र है आपका, आपने उससे दोस्ती की और उसने दोस्ती के बदले क्या किया, आपका कुछ अनहित कर दिया, तो उसी को विश्वासघात कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्वासघात किसे कहते हैं। तो नील नदी, वांगो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या अमेजन नदी। तो याद रखो आप इस बात को जानते हैं कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, वांगो नदी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक विशाल बाढ़ को जन्म देती है वहाँ पर। इसीलिए याद रखो, अगर आपसे ये कहता है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो इसका नाम है वांगो नदी। इसका नाम क्या है? वांगो नदी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, कहते हैं कि चीन का शोक
चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है, तो ये बताना आपको। और सुनिए ध्यान से, इसके अलावा आपसे पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो जानते होंगे, नहीं जानते तो बताओ। इसके अलावा आपसे पूछता है, क्या कहते हैं कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को कहते हैं? इसके अलावा आपसे ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आपसे कहते हैं बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं मेरे भाई? तो याद रखो, बंगाल का शोक आपसे पूछा गया, बिहार का शोक पूछा गया और चीन का शोक पूछा गया। तो याद रखो, चीन का शोक तो आप जानते ही होंगे कि चीन का शोक जो है वो वांगो नदी को कहते हैं। वांगो नदी को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाढ़ को जन्म देती है, इससे कई सारे लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए शोक कहते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि बिहार में कोसी नदी भी बाढ़ लाती है। इसके अलावा याद रखो, अगला पॉइंट आपसे ये पूछता है उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो याद रखो, ब्रह्मपुत्र नदी को कह सकते हैं। अगर ना दिया हो तो याद रखो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो होती है, इस ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? इसके बाद आपसे पूछा जाता है बंगाल का शोक। तो याद रखो मेरे भाई, बंगाल का शोक जो कहते हैं वो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये कहाँ के कौन शोक थे, समझ लिया आपने। आप सुनिए ज़रा, आपसे कहते हैं विश्व की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सॉरी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अगर आपसे कहे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखो नील नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखो, ये निकलती कहाँ से है? तो इसके निकलने का काम जो है वो विक्टोरिया झील से है। और विक्टोरिया झील कहाँ पर है मेरे भाई? तो विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका में पड़ती है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो याद रखो, विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका में है, वहीं पर ये आपकी पड़ती है। इसके बाद ध्यान से सुनिए, अमेजन नदी जो है वो आपकी ऐसी नदी है जिसे विश्व की सबसे अधिक चौड़ी नदी कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी है। सर्वाधिक चौड़ी नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखो, विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी के नाम से अमेजन को जानते हैं। अगर आपसे ये कहता कि भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे भाई? तो याद रखो, इस नदी का नाम जो है बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे अधिक चौड़ी नदी है। सबसे अधिक चौड़ी नदी है, इस बात को याद रखिए। अगर भारत की सबसे अधिक चौड़ी नदी बोला जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और आपसे ये कहें कि विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी कौन सी नदी है, तो गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये आपको बताना। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है, ये आपको बताना। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहे, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि 3-4 दिन के बाद हमारी क्लास चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको करा सकें, इसलिए आपके कमेंट पर बात नहीं करेंगे आज। आपको आंसर देते रहना सभी लोगों को। और जितने भी प्यारे मित्र पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, नए स्टूडेंट, वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
ठीक है, ये काम करना मत भूलिएगा, चाहे सारे काम मत भूल जाना, सारे भूल जाना, लेकिन इस काम को नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम बात करेंगे अगले नंबर 23 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और आपको बताना है। सुनिए जरा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस गूढ़ पुरुष मतलब किसे गूढ़ पुरुष कहा गया है? कहने का मतलब कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इस पुस्तक में गूढ़ पुरुष किसे कहा गया ये बताना था। कह रहे हैं गुप्तचरों को, सैनिकों को, विदेश वाहक को या बुद्धिजीवियों को गूढ़ पुरुष कहा गया। चलो बताओ, जल्दी से बताइए किसे कहा गया। अब सुनिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है ये आपको बताना था। किस विषय पर आधारित है मेरे भाई? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसके बाद ये भी बताना है आपको, क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। इसके अलावा ये भी आपको बताना मेरे भाई, क्या कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में लिखा गया है, कितने अधिकरण में लिखा गया है। ठीक है, अगर इसकी भाषा पूछ दे, किस भाषा में लिखा गया था, अर्थशास्त्र की भाषा क्या है, ये भी बता देना। और क्या बताना है कि कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं। कौटिल्य के अन्य नाम बड़े पूछे जाते हैं भैया, तो कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं, तो सुनिए ध्यान से। कौटिल्य के अन्य नाम हम किसे जानते हैं, तो याद रखो, कौटिल्य के अन्य नामों की बात करें हम, तो याद रखो कौटिल्य के अन्य नाम जो होते हैं उनका नाम क्या है मेरे भाई। तो याद रखिए, कौटिल्य के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है एक तो चाणक्य नाम आता है, और एक विष्णुगुप्त नाम आता है। विष्णुगुप्त और चाणक्य इसका नाम है। ठीक है, याद रखिए और सुनिए ध्यान से। किस सब्जेक्ट पर आधारित है अर्थशास्त्र, तो राजनीति पर लिखी गई ये पुस्तक है मेरे भाई। और ये न लिख देना कि अर्थशास्त्र पर लिखी गई है, तो अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो अलग है, अर्थशास्त्र की पुस्तक का नाम है, लेकिन लिखी ये राजनीति पर गई, क्योंकि चाणक्य सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था। ठीक है, और सुनो, इसको कितने अधिकरणों में बांटा गया, टोटल 15 अधिकरण, मतलब 15 भागों में ये पुस्तक लिखी गई। इसकी भाषा संस्कृत थी। क्या थी इसकी भाषा? संस्कृत भाषा में इसको लिखने का काम किया गया था। समझ गए? तो गूढ़ पुरुष किसे कहा गया, तो याद रखो विदेश, मतलब जो आपके बुद्धिजीवी प्राणी होते थे उन्हें गूढ़ पुरुष के नाम से जाना गया। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चलिएगा। देखो अगला क्वेश्चन 23 के बाद 24 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। 24 नंबर आपसे ये कह रहा कि इस्लामी आचार विचार के कानून को किस नाम से जाना जाता है। जो कह रहे हैं कि इस्लामी आचार विचार हैं, इस कानून को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना था। सभी लोग कमेंट करिए और आंसर दीजिए। किस नाम से जानते हैं? कुरान, शरीयत, हदीस या अब्बास। चलो कहते हैं कि जो इस्लामी कानून है उसको किस नाम से जानते हैं। नहीं कहते कि हमारे कानून में या मुस्लिम कानून में ये नहीं लिखा, इसको लिखा गया, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे।
इसका मतलब कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ नई चीज़ें लिखी गई। वही चीज़ें आपको बताने कि क्या लिखी गई क्या नहीं लिखी गई। चलिए आगे देखिएगा ज़रा। अगर अब हम आपसे बात करना चाहें कि कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं और मुसलमानों का कानून क्या कहलाता है, तो क्या कुरान कहलाता है? तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। क्या हदीस कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अब्बास कहलाता है? ये तो नाम है किसी का अब्बास, मुस्लिम तो वो रख दिए तुम्हें भटकाने के चक्कर में। ये शरीयत कहलाता है, नहीं कहते हमारी शरीयत में ऐसा नहीं लिखा है। मुसलमानों का कानून जो है वो शरीयत कहलाता है मेरे भाई। याद रखो, हमने आपको ये भी बताया कि मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक जो है, पवित्र पुस्तक जो क्या कहलाती है, तो याद रखो पवित्र पुस्तक का नाम है क्या? कुरान। ये पवित्र पुस्तक का नाम है मेरे भाई। और याद रखो हदीस क्या है? ये आपकी कहते नहीं, ये उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है। याद रखो मुस्लिम समाज में उच्च माध्यमिक जो शिक्षा होती है, माध्यमिक शिक्षा जो होती है, उसी को कहा जाता है उच्च माध्यमिक। माध्यमिक शिक्षा को कहा जाता है कि किसका? इसे कहते हैं हदीस की शिक्षा। कुरान क्या होती है? तो याद रखो ये प्राथमिक शिक्षा होती है मेरे भाई। प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो कुरान कहलाती है। मतलब जो 1 से 4 तक की क्लास में मुस्लिम शिक्षा में पढ़ाया जाता है वो कुरान होती है। जो आपकी उच्च स्तर की होती है, जिसे 6 से 8 तक की क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसे माध्यमिक क्लास कहते हैं, तो इसमें हदीस की शिक्षा दी जाती थी। और ये इनका मुस्लिमों का जो कानून है उसे शरीयत कहा जाता है। तो समझ गए ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जिसे शरीयत के नाम से जानते हैं। अब आपसे ये कहा जाता है कि जिसे मोहम्मद साहब कहते थे, इनका जन्म कब हुआ था ये बता दो बस। मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था ये आपको बताना। तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। हम आपका आंसर का वेट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 के बाद बात करेंगे 25 नंबर पर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, शायद हमने आज ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। कह रहे हैं कि अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन सा था, उसका नाम लिखना था यहाँ, फिल इन द ब्लैंक है। कहने का मतलब है कि अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई। जो भारतीय स्मारक थे या इमारतें थी पुरानी, उनका संवर्धन कराया और उन पर पेंटिंग वगैरह, लेप वगैरह चढ़ाने का काम किया। जो टूट फट रही थी उनको क्या करता है, वो आपका डेंटिंग पेंटिंग कराता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था? कह रहे हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करो और आंसर दो मेरे भाई। क्या इसका आंसर होगा? सभी लोग इसका आंसर देंगे। सुनिए जरा ध्यान से, हम आपसे कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं अंग्रेजों का। अगर आपसे ये पूछता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों को सुरक्षा या संरक्षण प्रदान किया था, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन सभी को संरक्षण प्रदान करने वाला शासक, इसका आंसर था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। इसी लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन को किया गया था। बंगाल विभाजन किया गया कब? तो याद रखो बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन इसी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था।
लेकिन एक पॉइंट जरूर याद रखिए, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो याद रखो, रद्द करने का काम 1911 में किया गया था। वो किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय ये आपका बंगाल विभाजन क्या हुआ था मेरे भाई? रद्द हुआ था। लॉर्ड क्लाइव कौन था? तो याद रखो, लॉर्ड क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। ये बंगाल का पहला गवर्नर कहलाया था। ये बंगाल का पहला गवर्नर किसे कहा गया था? लॉर्ड क्लाइव को। बंगाल में द्वैध शासन इसी ने लगाया था। बंगाल में द्वैध शासन जो था वो द्वैध शासन इसी ने लागू किया था मेरे भाई, समझ गए ना। इसके अलावा एक पॉइंट और भी सुनना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। क्या मेरे भाई? कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था, तो याद रखो, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मेरे भाई सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। तो याद रखो, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था। और इनके साथ में कौन था जो प्रतिबंध लगवा रहे थे? जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो याद रखो, राजा राम मोहन राय का सहयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय का सहयोग किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, समझ गए। और याद रखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन दोनों ने कब प्रतिबंध लगाया था? तो 1829 में सती प्रथा को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था भारत से, ठीक है। और सुनिए जरा, कहते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? कहते हैं इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखो, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर द्वितीय या अकबर सेकंड के द्वारा इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। और कहते हैं कि राजा राम मोहन राय की मौत कहाँ पर हुई थी? मृत्यु। वैसे इनका जन्म जो है वो बंगाल के राधानगर में हुआ था, लेकिन मौत इनकी ब्रिस्टले शहर में हुई थी, इंग्लैंड में। ब्रिस्टले शहर इंग्लैंड में इनकी मौत हुई थी मेरे भाई, समझ गए ना। क्यों हुई थी? क्योंकि ये अकबर द्वितीय की पेंशन चालू कराने गए थे। और सुनिए जरा आगे की कहानी क्या है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल माने गए थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और सभी चीज़ों को याद करना होता है मेरे भाई। आगे चलें, 25 के बाद 26 नंबर। ये क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद हम अपनी क्लास को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, सभी लोग आंसर देना शुरू करें। याद रखिए, क्वेश्चन था 26 नंबर, कह रहा जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो उसकी राजधानी किस शहर को बनाई गई थी? समझ रहे हो, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है भाई साहब, देख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश ही था। लेकिन कह रहा उस समय इसकी राजधानी क्या थी? अब बताओ, कि अगर आपसे पूछे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पहला भारतीय राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, भारतीय राज्य कौन था? तो याद रखो, इसका नाम था मेरे भाई क्या? इसका नाम था आपके आंध्र प्रदेश। इसके बाद दूसरा राज्य कौन सा था?
तो याद रखो दूसरा नाम आता है राजस्थान का, दूसरा नाम राजस्थान का आता है जो भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र भी बन चुका था, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मराठी बोली जाती थी, इसलिए इसका भी गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तभी उसी दौरान राजभाषा आयोग का गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, 1955 के अधिनियम के तहत 1956 में राजभाषा आयोग का गठन कर लिया गया था। राजभाषा आयोग का गठन यहाँ पर कर लिया जाता है, कब? 1956